हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल और दूसरे देशों को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आ गया भारत का अपना यूएवी। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे क्या है ये और क्या है इसकी खासियत। जी हां दोस्तों, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान ने जैसे ही कबूला हमारी जेलों में बंद है 682 भारतीय, वैसे ही भारत ने तुरंत जवाब देते हुए कहा दोस्तों सीधे उनको रिहा करो। बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर, भारत क्या अब एक्शन लेने वाला है दोस्तों इन पर। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां हिजाब बुलडोजर पर अमेरिका ने भारत को ही घेरने की कोशिश की है दोस्तों। और अमित शाह जी की टिप्पणी का भी जिक्र किया है। बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने पहली बार दोस्तों। बताएंगे आपको भारत की खिलाफी करते नजर आए हैं दोस्तों। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर महाराष्ट्र में विधायकों के बाद अब सांसद भी खेमा बदलने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि इतने सदस्य उनके संपर्क में है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ बताने वाले हैं, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो हर चीज संभव है दोस्तों। और भारत की सेना सबसे बेस्ट सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब इजराइल और दूसरे देशों से खरीदने की कोई जरूरत नहीं। डीआरडीओ ने बना डाला अपना यूएवी, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। डीआरडीओ का यह हथियार चीन पाकिस्तान को लगेगी पक्का मिर्ची। बड़ी खबर बता दें, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को डीआरडीओ ने एक और कदम बढ़ा दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। चित्रदुर्ग रेंज में उस समय लोग हैरान रह गए जब ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में अपनी पहली उड़ान भरी दोस्तों। इसकी खासियत ये है कि बिना पायलट के उड़ान भर सकती है ये। इतना ही नहीं, ये टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का सारा काम भी बिना किसी मदद के खुद ही हैंडल कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग डेमोन्स्ट्रेटर इसके सफल परीक्षण पर बधाई दी है दोस्तों। रक्षा मंत्री ने कहा इसके सफल होने से इस क्षेत्र में नए यूएवी देश में बनाए जा सकेंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। खास बात यह है कि इस विमान की तकनीकी भारत में ही विकसित की गई है दोस्तों। और ये देश का पहला ऑटोनोमस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर है। भारत इस प्लेन के सफल परीक्षण के बाद अब इजराइल और दूसरे देशों पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी सप्लाई के लिए निर्भर नहीं रहेगा। और ऐसे छोटे विमानों के जरिए चीन और पाकिस्तान की सीमा पर पूरी निगरानी की जा सकेगी और खतरा भी कम रहेगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, डीआरडीओ को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा दोस्तों आप लोग, ताकि आप लोगों से ही मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो कृपया करके इनको कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों। हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने कबूला हमारी जेलों में बंद है 682 भारतीय नागरिक, जिसके बाद भारत ने तुरंत जवाब देते हुए कहा जल्द से जल्द इनको रिहा करो। जी हाँ, पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसकी जेलों में 682 भारतीय कैदी बंद है। ये जानकारी तब सामने आई जब भारत और पाकिस्तान ने अपने यहाँ बंद कैदियों की लिस्ट एक दूसरे से शेयर की। दोनों देश 2008 में हुए एक समझौते के तहत जेलों में बंद असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं। इस सूची के आदान प्रदान के दौरान पाकिस्तान ने उसकी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की संख्या की पुष्टि की है दोस्तों। यह सूची साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को साझा की जाती है। पाकिस्तान विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ भारतीय उच्चायोग को उसकी जेलों में बंद यानी 682 भारतीय कैदियों की सूची साझा की है, जिसमें 49 आम नागरिक और 633 मछुआरे शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से उसकी हिरासत में रखे गए 536 भारतीय मछुआरों और अन्य कैदियों को रिहा करने को कहा है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली और उनकी नागरिकता की पुष्टि हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भारत का साफ कहना है कि इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए, अन्यथा भारत इस पर कठोर कदम भी उठा सकता है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर हिजाब बुलडोजर पर अमेरिका ने भारत को घेरा है दोस्तों। अमित शाह की टिप्पणी का भी जिक्र किया है। बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने IRF के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए अल्पसंख्यकों, हिजाब बैन, घरों को बुलडोजर से गिराए जाने, नागरिकता कानून आदि मुद्दों पर भारत को घेरा है। दोस्तों रशद ने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर अमेरिकी अधिकारी भारत के संपर्क में रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को IRF के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने बताया है कि उनके पिता 1969 में भारत से अमेरिका आए थे और वो अब भी भारत में होने वाली घटनाओं पर नजर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस देश ने यानी अमेरिका ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन वो भारत से प्यार करते हैं और वहाँ होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। मेरे माता पिता और मैं वहाँ होने वाली घटनाओं पर बात करते हैं, जैसा कि आप लोग वहाँ की घटनाओं को लेकर हमारे पास आते हैं। आप सब देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। हम सब भारत से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने मूल्यों पर जिए। जी हाँ दोस्तों, रशद ने अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों को दीमक कहा था। रशद ने कहा, हमने लोगों के प्रति नेताओं की अमानवीय बयानबाजी सुनी है जिसमें एक मंत्री ने मुसलमानों को दीमक कहा, तो हमें ये सब देखने सुनने को मिल रहा है। जरूरी है कि हम इस तरह की चुनौतियों को संज्ञान में ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका में बैठे कुछ नेता दोस्तों भारत के खिलाफ ही भी करने की कोशिश करते हैं और भारत सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वो लोग अपने देश पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो शायद उनका देश और ज्यादा विकास कर सके। भारत के इंटरनल मैटर में उनको दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप लोग भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं कितनी भारत की जनता ये बात कहती है। एक और खबर की बात करें जहां भारत के इस कदम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बताया है मनमाना। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के सिख एक्टिविस्ट जगतार सिंह जोहल को 4.5 सालों से भारत की जेल में कैद रखे जाने को लेकर ब्रिटेन ने कड़ी आपत्ति जताई है। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पहली बार जगतार सिंह के लिए भारत को निशाने पर लिया है। जॉनसन ने कहा है कि भारत सरकार ने मनमाने ढंग से ब्रिटिश सिख एक्टिविस्ट जगतार सिंह को 4.5 सालों से जेल में कैद करके रखा हुआ है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन का कहना है कि उसने बोरिस जॉनसन के उस पत्र को देखा है जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है। जॉनसन का ये पत्र विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर के नाम है। दरअसल कीर ने ही जॉनसन से जगतार सिंह के संबंध में सवाल किया था, जिसके बाद पीएम ने उन्हें पत्र लिखा। यानी कि दोस्तों उधर अमेरिका और इधर ब्रिटेन भारत को लेकर दोस्तों बयान दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जगतार सिंह जोहल के गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ब्रिटेन को क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान में अब सैमसंग के QR कोड को लेकर इश्निंदा का आरोप। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीके लबैक ने शहर भर में जलाए कंपनी के बैनर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में मोबाइल कंपनी सैमसंग द्वारा इश्निंदा की अफवाह के बाद मुस्लिमों के चरमपंथी फिरका बरेलवी से जुड़ा संगठन तहरीके लबैक के दर्जनों इस्लामवादियों ने मोबाइल बाजार में तबाही मचा दी। प्रदर्शनकारियों ने शहर के मोबाइल बाजार में सैमसंग के होर्डिंग को फाड़ दिया और तोड़ फोड़ की। जी हां दोस्तों, विरोध प्रदर्शन केवल मोबाइल बाजार तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि शहर भर में कई स्थानों पर कंपनी की होर्डिंग को कट्टरपंथियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अफवाहों में कहा गया है कि सैमसंग ने अपने उपकरणों पर एक QR कोड पेश किया था जो इश्निंदा है। इसके बाद इस्लामवादी कराची की सड़कों पर उतर आए। चलते दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अब रशिया ने यूक्रेन के इस शहर पर किया मिसाइल से बड़ा हमला दोस्तों, जिसमें 18 या 19 लोगों की हुई मौत, 30 हुए घायल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। रूसी सेना एक के बाद एक यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण शहरों में मिसाइलों से हमले कर रही है दोस्तों। इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेशा में शुक्रवार तड़के रिहायशी इमारतों पर मिसाइल से हमले किए। इन हमलों में 2 बच्चों समेत करीब 18 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूसी सेना काला सागर के एक प्रमुख द्वीप स्नेक आइलैंड से गुरुवार को पीछे हट गई। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिल तिमिश्को ने बताया कि इस हमले में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई है दोस्तों और 30 लोग घायल चल रहे हैं। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर रूस ने बुल्गारिया के दूतावास को बंद करने की दी है धमकी। जी हां, रशिया ने शुक्रवार को बुल्गारिया में अपने दूतावास और मॉस्को में यूरोपीय संघ के देश के मिशन को बंद करने की धमकी दी है। बता दें कि बुल्गारिया के निवर्तमान प्रधानमंत्री
किरिल पेटकोव ने रशिया के उस अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया है दोस्तों, जिसमें रूस ने बुल्गारिया द्वारा 70 रूसी राजनयिकों को शुक्रवार दोपहर तक देश छोड़ने के फैसले को वापस लेने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने बुल्गारिया के वित्त मंत्री और पीपी पार्टी के नेता अर्सेन वासिलेव को अपनी जगह जगह देश का नया प्रमुख बनाने का भी आदेश दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी का दुनिया भर में स्वागत। साहसी कदम के लिए पीएम मोदी जी की जमकर की तारीफ। जी हां दोस्तों, भारत में कल से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है दोस्तों, जिसका पूरे दुनिया में स्वागत हो रहा है दोस्तों। कई देशों ने इस साहसी कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका स्वागत करते हुए भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेने ने कहा है कि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा विचार है। भारत द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी इस धरती को बहुत बड़ा तोहफा देता है। भारत इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, इसलिए मैं भारत को बधाई देता हूं। नॉर्वे के प्रभारी राजदूत मार्टिन बाटहेम ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई दी है दोस्तों। उन्होंने कहा, मैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस महत्वपूर्ण कदम के लिए बधाई देना चाहता हूं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों, और भारत में पीएम मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने पर गर्व है, तो हमें गर्व है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। बताइएगा जरूर लिखकर दोस्तों, और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां नुपुर शर्मा हीरो कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिहादी मुस्लिम जिम्मेदार। जी हां, डच के सांसद ने कहा, मुझे लगता था भारत में शरिया कोर्ट नहीं है। जी हां, डच सांसद गिर्ट वाइल्डर्स ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का एक बार फिर समर्थन किया है दोस्तों। बड़ी खबर, उन्होंने शर्मा का बचाव करते हुए कहा कि वो किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है और उन्हें पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के लिए पूर्व भाजपा प्रवक्ता को जिम्मेदार माना है दोस्तों। वाइल्डर्स ने शुक्रवार यानी 1 जुलाई 2022 को अपने ट्वीट में लिखा, मुझे लगा कि भारत में शरिया अदालतें नहीं है। मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो उदयपुर के लिए जिम्मेदार नहीं है। कट्टरपंथी असहिष्णु जिहादी मुस्लिम जिम्मेदार है और कोई नहीं। नुपुर शर्मा एक हीरो है। जी हाँ दोस्तों, वाइल्डर्स का ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब में आया है दोस्तों, जिसमें नुपुर शर्मा को कहा था कि उनकी बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। साथ ही कट्टरपंथियों द्वारा फैलाई गई अराजकता और हिंसा के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था दोस्तों। जिसके बाद गिर्ट वाइल्डर्स ने ये ट्वीट करके कहा है दोस्तों कि नुपुर शर्मा को माफी नहीं मांगनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप भी गिर्ट वाइल्डर्स की बात का समर्थन करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने दोस्तों जिस प्रकार से कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, इस पर आपकी निजी प्रतिक्रिया क्या होगी दोस्तों? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है और क्या सोच है भारत की जनता की दोस्तों इस पर। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर शरिया से कोई समझौता नहीं करेगा तालिबान। पहली बार सामने आया सुप्रीम लीडर अंखुदजादा, कहा हमें ऑर्डर ना दे। जी हां दोस्तों, तालिबान का सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अंखुदजादा शुक्रवार को काबुल में धार्मिक नेताओं के एक विशाल जलसे में शामिल हुआ। अनुमान है कि इस 3 दिवसीय जलसे में 3000 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत गुरुवार को काबुल की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हुई है दोस्तों। पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अंखुदजादा पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया है दोस्तों। अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो पर शुक्रवार को इस जलसे का प्रसारण किया गया है। अल जजीरा की खबर के अनुसार जलसे में अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात जिंदाबाद जैसे नारे सुने गए दोस्तों। सरकारी न्यूज एजेंसी बख्तार के मुताबिक अंखुदजादा ने अपने भाषण में तालिबानी नेताओं को अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा, अफगान जिहाद की जीत सिर्फ अफगानों के लिए गर्व की बात नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए है। खबरों की माने तो अंखुदजादा ने कहा कि दुनिया को तालिबान को यह नहीं बताना चाहिए कि देश कैसे चलाना है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया चाइना के खिलाफ अमेरिका को करारा झटका लगा है दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का पहला परीक्षण हुआ फेल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया, चीन और उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे का सामना कर रहे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में फेल हो गई है।
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने स्वीकार किया है कि अनियमितता आ जाने की वजह से उनका ताजा मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया है। पेंटागन ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल के पूरे सिस्टम का परीक्षण किया था। ये परीक्षण हवाई स्थित प्रशांत मिसाइल रेंज फैसिलिटी में किया गया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान 2 चरणों वाली मिसाइल के ऊपर कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी को सबसे ऊपर लगाया गया था। बूस्टर को इस मिसाइल को 5 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड देना था। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर 2.5 साल बाद चीन से बाहर निकले शी जिनपिंग जॉन ली को हांगकांग के नए नेता की दिलाई शपथ। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग के लिए अपनी एक देश 2 प्रणाली नीति का शुक्रवार को बचाव करते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के उन आरोपों को खारिज कर दिया दोस्तों, जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने इस नीति के जरिए 50 वर्ष के लिए हांगकांग को स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता देने के वादे को कमजोर कर दिया है। हांगकांग को चीनी शासन को सौंपने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर जिनपिंग बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। ब्रिटेन ने 1 जुलाई 1997 को हांगकांग चीन को लौटा दिया था। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण करीब 2.5 साल बाद शी जिनपिंग हांगकांग की यात्रा पर आए हैं। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान के गले में अब कानूनी फंदा। रैली से ठीक पहले शहबाज शरीफ सरकार ने चला बड़ा दांव। जी हां दोस्तों, इमरान खान के सरकार विरोधी नए अभियान से ठीक पहले पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के गले में कानूनी फंदा डालने की चाल चली है। दोस्तों इमरान खान शनिवार को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में विशाल सरकार विरोधी रैली करेंगे। इस बार उन्होंने देश में तेजी से बढ़ी महंगाई और जरूरी चीजों के प्रभाव को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। दोस्तों इसी बीच शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार ने इमरान खान पर संविधान के उल्लंघन और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इसकी जांच के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। दोस्तों शरीफ सरकार ने कहा है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पूर्व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सरकार के कुप्रबंधन के कारण देश ऊर्जा संकट में फंसा है और इसके अलावा इमरान खान लगातार तटस्थ लोगों से हस्तक्षेप करने की अपील करते रहे हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में कभी भी गुल हो सकती है बिजली, सरकार ने दी चेतावनी, ठप होगा इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी गुल हो सकती है। दोस्तों वहां अंधेरा छा सकता है, ऐसा वहां की सरकार कह रही है। दोस्तों पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड बोले तो NIBT की तरफ से चेतावनी दी गई है कि बिजली संकट यानी पावर क्राइसिस और गहरा सकता है और इससे इंटरनेट ठप हो सकता है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान भी इस समय श्रीलंका की तरह ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे में बिजली गुल होना पाकिस्तान में हाहाकार मचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि रुकावट उनके संचालन में समस्या और बाधा पैदा कर रही है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर FATF के प्रेसिडेंट बने टी राजा कुमार। जी हाँ, टी राजा कुमार ने संभाली FATF की कमान। इस देश के लिए पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के टी राजा कुमार कल से वित्तीय कार्यवाही कार्य बल अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों FATF ने कहा है कि वो वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने, संपत्ति की वसूली और अन्य पहलों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इस वायरस को लेकर WHO ने दी बड़ी चेतावनी, कहा भुगतना पड़ सकता है गंभीर परिणाम। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में मंकी पॉक्स को और फैलने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में महाद्वीप में मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर डोमेस्टिक खबर है, उदयपुर की घटना, मदरसों में पढ़ाए जा रहे नफरत के पाठ का नतीजा। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बोले आरिफ मोहम्मद खान। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में हुई घटना के बाद से देश के हालात के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ाए जा रहे नफरत के पाठ का नतीजा है उदयपुर की घटना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों में 14 साल से पहले बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। आरिफ खान ने यह भी कहा कि देवबंद में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने देवबंद को लेटर भी लिखा था, लेकिन 14 साल भी इसका जवाब नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों आरिफ मोहम्मद
खान की इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर नुपुर शर्मा पर बोला इतना, आदेश में लिखा कुछ नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट जजों की टिप्पणियों को वापस लेने के लिए सीजीआई के पास याचिका दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में उनके खिलाफ दायर सभी मामलों को एक साथ करने और उसे दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग वाली भाजपा की पूर्व नेता की याचिका को खारिज करते हुए उन पर तीखी टिप्पणी की है। दोस्तों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उदयपुर में कन्हैया लाल की क्रूर हत्या सहित देश भर में इस्लामवादियों द्वारा की गई हिंसा के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। अब इस टिप्पणी के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश के यहाँ याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला वाली सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने अपने आदेश में नुपुर शर्मा को कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के तहत अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है। आपको बता दें, नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने और उसे दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर महाराष्ट्र में विधायकों के बाद अब क्या सांसद भी खेमा बदलने को है तैयार। जी हां, बीजेपी ने कहा 12 सदस्य उनके संपर्क में है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के बागी होने के बाद अब पार्टी के सांसद भी गुट बदलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि शिवसेना के कम से कम 12 लोकसभा सदस्य उनके संपर्क में है। भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में विभाजन का लोकसभा पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कुल 19 में से कम 12 लोकसभा सदस्य दल बदलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, लोकसभा में शिवसेना के 19 सदस्यों में दादरा और नगर हवेली का एक सदस्य भी शामिल है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो शिवसेना बर्बाद हो जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर हमने कोई गलत काम नहीं किया। जी हां, बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर बोले एकनाथ शिंदे। दरअसल महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने आज तक से बात करते हुए कहा कि लोग विपक्ष से सत्ता की ओर जाते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर एक मत न होने के कारण मैंने और मेरे साथियों ने सत्ता छोड़ दी। अब हम लोग हमारी विचारधारा बाला साहेब का हिंदुत्व और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नौकरी बिजनेस पर सीएम योगी ने कर दिया ऐसा ऐलान, जानकर खुश हो जाएंगे आप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश करेगी। सीएम योगी ने कहा है कि इसके लिए सरकार जल्द ही परिवार कार्ड जारी करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, लखनऊ में आयोजित ऋण मेले के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराने जा रहे हैं जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की। प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। जी हां दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इस पहल का अगर आप भी समर्थन करेंगे दोस्तों तो हम समर्थन करते हैं इस पहल का, जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर महंगाई का बड़ा साया, मानसून में देरी के चलते महंगी होंगी दालें। अरहर उड़द के दामों में 5% तक का उछाल देखने को मिलेगा। जी हां, देश में करीब 3 महीने की सुस्ती के बाद एक बार फिर दलहन के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है और इस तेजी की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के दलहन उत्पादन वाले इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी को माना जा रहा है। देश के प्रमुख थोक बाजारों में पिछले सप्ताह से ये तेजी देखी गई है। दोस्तों, अरहर दाल में 5% तो उड़द की कीमतों में करीब 3 से 4% की तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 1 जून से 28 जून के बीच मॉनसून की वजह से वास्तविक सामान और प्रतिशत बदलाव कितना हुआ है। दोस्तों, ये पूरे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, देश दुनिया की खबरों के बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।